एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं आपका इंट्रोडक्शन दूं, मैं चाहूंगी सबसे पहले आज लोगों को ये बता दूं कि आज हम किसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी। कहते हैं कि हमारे यहाँ ये पहली यूनिवर्सिटी थी। बहुत खास, बहुत स्पेशल माना जाता है और न जाने कितने दशकों बाद, सालों बाद, सदियों बाद कहना चाहिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्जन्म हुआ है। कैसी थी आखिर पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी और क्या हम वैसी इसे मेंटेन कर भी पाएंगे या नहीं? क्या कुछ हमें करना होगा वो पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी उसे मेंटेन करने के लिए? आज बहुत से पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में है हिस्टोरियन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, मनीषा चौधरी जी। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट मैम। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, मानसी, इट इज प्लेजर टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच मैम। और बिना देरी के मैं आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी, बिकॉज आप हिस्टोरियन हैं, आप उन डेट्स को बेहतर जानती हैं, कि कितने सालों बाद नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्जन्म हुआ है। नालंदा का पुनर्जन्म आप कहेंगे तो मैं मानूंगी, क्योंकि नालंदा आप कह सकते हैं डिसमिनेट कर रही थी लगातार। नालंदा हैज बीन इंस्पायरिंग पीपल ऑल थ्रू इट्स लाइफ। हम्म, और नालंदा जब बना था उसको लेकर ही मतलब काफी बहस है, कंट्रोवर्सी है। हम्म, किसने बनाया, कब बनी, जी, वो विहार है, महाविहार है, उसको यूनिवर्सिटी कहेंगे नहीं कहेंगे, ये सारी चीजें हम्म, बहुत अहम है मानसी। और इन पे इतिहास के नजरिए से नजर डालना जरूरी है, उस पे रोशनी डालना जरूरी है, क्योंकि केवल नालंदा को एक यूनिवर्सिटी समझना या उसको सिर्फ इस तरह से मानना कि वो किसी ट्रेडिशन के लिए है या वो किसी शिक्षा का केंद्र सिर्फ हो सकती है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत नालंदा के विजन को हम्म, वो काफी छोटा मानना होगा। क्योंकि ओके, हम जैसे नालंदा को लेकर कहते हैं नालंदा ए ग्लोरियस पास्ट, नालंदा को एक ग्लोरियस पास्ट माना जाता है, क्योंकि नालंदा ने हिंदुस्तान को केवल हिंदुस्तान में ही नहीं और इसके बाहर सेंट्रल एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना में, सब जगह रिकॉग्नाइज किया है। जी, सो नालंदा यूनिवर्सिटी का रिवाइवल जो है, इट वाज अ विजन। हम्म, And when Professor APJ Kalam या Dr. APJ Kalam or a missile man, whatever you would like to associate and relate, हम्म, एपीजे कलाम साहब ने जब उसे सोचा था तो उसके पीछे बहुत बड़ा एक विजन था। उसके हम्म, पीछे सिर्फ ये नहीं था कि एक यूनिवर्सिटी शुरू करनी है। सो ओके, मुझे लगता है कि उन्होंने कोशिश की, हम्म, उन्होंने कोशिश की और उन्होंने उस विजन के साथ कोशिश की कि हाँ, नालंदा को शायद एक इंटरनेशनल सेंटर बनना चाहिए, क्योंकि नालंदा बहुत सिग्निफिकेंट है इंडिया के रिलेशनशिप्स को लेकर, इंडिया के पॉलिटिकल मैसेजेस को लेकर, इंडिया के सोशल और इकोनॉमिक सब्सटेंस को कैरी करने के लिए, इंडिया के टेक्नोलॉजी को कैरी करने के लिए नालंदा इज अ ग्रेट सेंटर। एंड नालंदा हैज बीन अ ग्रेट सेंटर बिकॉज वी ऑल नो दैट वेन एवर पीपल वर विजिटिंग इंडिया हम्म, in those days when Nalanda was a center, all the Buddhist scholars were going back to Nalanda because there was something very significant in Nalanda which they were looking for. ओके, And definitely Nalanda was somewhere providing it, and therefore they were consistently, trying to approach Nalanda, see Nalanda, or you can say, understand what culture Nalanda has developed. हम्म, ये भी मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, जो आपने कल्चर की बात की, आपने कहा महज एक यूनिवर्सिटी नहीं, नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं। अगर आप हमें उन पुराने इतिहास के पन्नों में लेकर के जाएं और बताएं कि क्या था या क्या है नालंदा। नालंदा, मैं कहूंगी जैसे कि मैंने क्या कहा, नालंदा एक मिशन है, एक विजन है। हम्म, बहुत छोटा होगा यदि कोई ये कहेगा कि नालंदा एक यूनिवर्सिटी है। हम्म, यू नो, एज आई से, इट्स अ मिशन एंड अ विजन। और मिशन और विजन को शायद आप किसी दायरे में, किसी शब्दावली में नहीं बांध सकते। टू जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल, हम्म, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं नालंदा कब बनी। सबसे हाँ, बड़ी कंट्रोवर्सी ये है कि नालंदा बनी, या क्या कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी एकेडमिक सेंटर एक दिन में बन जाता है क्या, या इसको भी उसमें अगर आप पूरी पुश्तें सुलझाने चली जाती हैं। इसको भी अगर आप तो सुलझाने की वही चीज, कोशिश करें। जी, बिल्कुल, इस पे बहुत से लोगों के जवाब हैं, बहुत से लोग इसको समझ रहे हैं और बहुत से लोग इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कुछ का मानना है कि नालंदा जो है वो एक विहार है सिर्फ, बहुतों का मानना है ये महाविहार है। बट हम्म, देयर इज अ
कंटिन्यूटी, जैसे कहते हैं ना कोई कॉलेज होता है वो यूनिवर्सिटी कन्वर्ट हो जाता है, तो आप मानिए एक विहार था, वहां से वो महाविहार हुआ, वो एक लॉन्ग जर्नी विहार, है, नो डाउट। महाविहार, अगर आप थोड़ा आसान लैंग्वेज में हमें समझा सकें, क्या है ये? Bihar is where the monks will come, they will assemble for their day-to-day learning of, basically Ashokan, or you can say the Buddhist idea. Sorry, not Ashokan, but basic the Buddha's teachings. So Vihara is something which is in initial phase. A Mahavihar is something that is going to constitute, that is going to bring in multiple folds of traditions. It will allow the diversity to exist, and along with the diversity, there will be various traditions that will consistently, and you can say, survive there simultaneously. So that is a Mahavihar. Now, in terms of Vihar, there is a controversy that who laid the foundation of, Nalanda Vihar, and then it converted into a Mahavihar. So Nalanda Vihar, as far as it is concerned, Buddha was always associated with Nalanda as a Vihar because it was a region. And he was traveling into these areas, and there was a Dasa Parvatika. He is a trader. He is basically associated with Buddha, and he gets to know his teachings. And then he decides to donate, certain areas of his place to Buddha. And then he realizes that Ambavan might not be useful to Buddha. So he makes certain, caves, then certain monasteries, and then donates it to Buddha. Buddha is constantly visiting this Ambavan. Whenever he is around the Nalanda, he is visiting this Ambavan. And this is how we believe that was the first way when the structural, or you can say the strategic location of the space, or you can say the demarcation of the space as Nalanda has come forward. Now, Nalanda and Rajgir region. Now, there are two scholars who have been trained by Buddha for a very long time. And these two scholars carry this tradition in the region, and they spread Buddhism into the area. In terms of religious beliefs, or in terms of their teachings, there are various varieties that have led to the emergence of this, because there are acharyas, there are upajivakas, and then there are arhats. So all these are different varieties of the teachers, or you can say the growth of classification of the teachers helps us to know that a vihar was becoming something larger than a regular monastery, and therefore it needed classification of, you can say, day-to-day working, classification of people as per their ideas, classification of people as per their content of knowledge, and various things. Like today, if we see, we have three varieties into universities: assistant professor, associate, and then professor. So similarly, if you see there are these varieties, the acharya, upajivakas, and the others. So the upajivakas are basically supposed to train the student into day-to-day working. Because there the student is not simply a student, he's coming and living into the vihara, he's supposed to regulate his life all through. For regulating his life, he needs to know the basic life in the sense how to clean yourself, how to, groom yourself. Being a monk, what all is your duty? Being monk, you are supposed to eat once a day. आप दिन में एक बार खाना खाएंगे, तो what is the way to eat so that you don't feel hungry till the next time? What is the significance of eating into a particular time every day? All these are the day-to-day, you can say, the miscellaneous activities of person's body related to hygiene, cleanliness, food, day-to-day mannerism, rituals, all. That is something which the Upajivika will teach the student. यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि नालंदा यूनिवर्सिटी में कोई सब्जेक्ट्स ऐसे पढ़ाते हो, वो एज अ होल एक इवोल्यूशन जो है पूरे ह्यूमन का, वो पूरा इस तरीके से पढ़ाते थे। बिल्कुल, तब सब्जेक्ट्स है नहीं, बिकॉज बेसिकली बिहार में तो टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म चलेगा ना, तो आप बौद्ध धर्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उसके बारे में सीख रहे हैं, आप मेडिटेट कर रहे हैं, बिकॉज टीचर्स आपके मेडिटेशन आवर्स रेगुलेट करेंगे, आपने कितने जाति का पढ़, मतलब बाकी सारी जितना भी उनका लिटरेचर है वो आपने कितना पढ़ा, बिकॉज ये सारा मॉडर्न फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है। नथिंग इवॉल्व्ड इन वन डे, नथिंग वाज क्रिएटेड, बिकॉज एपीआई का प्रेशर आज है, उस जमाने में एपीआई का प्रेशर नहीं था, तो लोग जब पतिकाज या बाकी सब चीजें लिखते थे या सुताज लिखते थे, तो उसके पीछे बहुत वेल थॉट या कहीं एक बहुत लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस होता था, जिसको वो
सोचते थे कि लेट मी पेन इट डाउन, हाँ। right? So this is how, you know, it has evolved. So after this then comes the intellectual training, which Acharya would do. Intellectual training is very clear because he would deal only into the discussions. He will not teach you आपका बिस्तर कैसे बनेगा, आप कितने टाइम मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन कैसे कैसे करेंगे, आप खाना कैसे खाएंगे, आप भिक्षा कैसे मांगेंगे, राइट? ऑल दैट इज समथिंग विच आचार्य इज नॉट गोइंग टू टीच यू. ये He will only उपजीविका teach जो you है वो the सिखा चुके होते हैं। exactly. So there are two traditions that has developed into Nalanda. One is monastic tradition and the other one is scholastic tradition. So the scholars who started coming in, they started developing the scholarly disciplines there. And this is how Nalanda emerges as a Mahavihara, where people started looking for that, you know, that we need to go. And it is very interesting to see that Nalanda did not become a Mahavihara just in the time frame of the Buddha. It is much later. Right. And there are debates, like, you know, there are scholars, some say that it was, you know, Kumar Gupta, there is Shri Gupta and others. But if you see the initial Gupta rulers, they were all following Buddhism. Right? Kumar Devi herself, she was grooming her child into that, and she was married into the Guptas. Samudragupta is himself doing this. And all that sort of things are there constantly coming up. सो कुल मिलाके थोड़ा डाइसी ही है कि किसने आखिर इसका फाउंडेशन जो है वो रखा था। I think it's not dicey. What I can say is it's not dicey. आप यूनिवर्सिटी, यदि आप कोई भी यूनिवर्सिटी आप देखेंगे तो कोई भी एकेडमिक ट्रेडिशन एक दिन में नहीं बन सकता, ये फैक्ट है जी। आप हो सकता है 4 लोग एकेडमिकली इंस्पायर्ड हो, बट मेजॉरिटी होगा नहीं होंगे, राइट? So it has to be a tradition which is long term. That is one. Secondly, there have to be dedicated people who are into it. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थर्ड है, देयर हैज टू बी द पैटर्नेज. एक पैटर्नेज नहीं होगा, फाइनेंस नहीं होगा, सो नेचुरली कोई भी यूनिवर्सिटी ग्रो नहीं कर सकती, या कहिए कोई भी ट्रेडिशन ग्रो नहीं कर सकता. उस ट्रेडिशन को सपोर्ट होगा, उसको लैंड ग्रांट्स होंगे, उसके पास पैसा होगा, उसको लोग सपोर्ट करते होंगे, लोकल्स उसको इनवेरिएबली सपोर्ट करते होंगे कि किसी ना किसी तरीके में, तभी वो ग्रो हो सकता है. एग्जैक्टली. राइट. एंड बुद्धिज्म इज समथिंग दैट इज या. अब जो मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी वो यही मनीषा जी कि कलाम साहब की आपने बात की कि वो उसे नालंदा को एक विजन, एक मिशन के तौर पर रखना चाहते थे। अमर्त्य सेन के बारे में भी मैं पढ़ रही थी कि कलाम साहब और अमर्त्य सेन जी दोनों ने अपने आप को, जब इसका दोबारा एक तरीके से कहना चाहिए एक रिवैम्प जो करने की कोशिश की जा रही थी, तब अपने को आपको डिसोसिएट कर लिया था इस पूरे मिशन से उन दोनों ने। अमर्त्य सेन ने तो खुलकर कहा था कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई है जिसकी वजह से मैं अपने आप को डिसोसिएट करता हूं। कलाम साहब का कोई रीजन आया नहीं था। अब जो नालंदा यूनिवर्सिटी जिसका आज एक तरीके से इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, सो आपने कहा क्योंकि ये सिर्फ महज कोई वैसे यूनिवर्सिटी तो नहीं थी जिसमें कोई सब्जेक्ट्स इस तरह के पढ़ाए जाते हो, ये तो महाविहार या विहार के कॉन्सेप्ट पर थी। अब जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो कैसी होने वाली है, क्या इसके बारे में कुछ पता है? देखिए, यदि आज के दिन हम किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें तो आई थिंक जैसा कि आपने कहा, द मिसाइल मैन वाज इंटेलिजेंट इनफ नॉट टू कमेंट ऑन इट. अमर्त्य सेन जी ने कहा कि हाँ, मैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण पीछे जा रहा हूं, बिकॉज एज आई सेड, पीपल विथ विजन आर रिक्वायर्ड टू बी एसोसिएटेड विद नालंदा, जिनको एक लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग हो कि नालंदा क्या था, और नालंदा को क्या होना चाहिए. इफ वी अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल रिलेशंस वेरी वेल, and Nalanda is also very, very crucial because Nalanda is something that has created most of the things for China from India. We all know that Nalanda was a Mahavihar, right? And you know, it's not a university simply because, you know, because we understand it in present connotation like that. But Nalanda was operating through a very, very organized system. जहां कौन प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाइब्रेरी कौन चला रहा है, डॉक्यूमेंटेशन कौन कर रहा है, सीलिंग कौन कर रहा है, डॉक्यूमेंट को कलेक्शन कौन कर रहा है, प्लस
consistently tradition को कौन maintain कर रहा है, and who is coming to the top of the university? There is a patriarch, there is a father who is going to manage the university, and all other things, the library, the stock taker, the documenter, the chance, all these are the people, the chancellery and everything, these are all the people who will manage the the Mahavihar for day-to-day things. There is a proper evolved system where there are seals, they have to certify everything. So there is a proper mechanism, but all these mechanisms are something which are hands-on. There is nothing which is disassociated with the regular training. Monks are practicing. Monks are not simply the monks. Monks are practicing various technologies. They are working on metallurgy. They are working on chemicals. They are learning to organize or to solve the social problems. They are the ones who are dealing with the issues of the society. So the day-to-day functioning of the Nalanda was not simple. And this is the tradition that all the Chinese scholars have carried from here. Like, to give you one example, which is very prominent, jaggery, we all know that as gur, and we take it simply कि ठीक है गुड़ बनता है, गन्ने से निकलता है, हम बनाते हैं and all, right? But when Chinese scholar, he's traveling into this area and he is thirsty. So somebody was making jaggery. He offered him, some jaggery and then water. And he realized that, okay, this is great. And he called it honey ball. Okay. He called it honey ball. And this is popular all through the Southeast Asia. And this is popular for the very simple reason because it was a Buddhist monk who was training. And when he's coming back to the Vihara, he's telling that you need to give us the people who know how to make it. And please send them with me to China. Similarly, there are various technologies. We all know that, when Fahiyan came, what all he took from India. ऐसे ही कोई 27 cart load of items will not take. He is a monk. Because these people are carrying everything. They are carrying samples. They are drawing the samples. And if I name you, I Ching, he's a Chinese scholar. He was in India and he's noting and he's drawing maps of everything. You can say he's a geographer, he's an architect, or he's a designer, or you name the person, because he's basically somebody who is trained into measurements and he's able to make these instruments and take these pictures back to China. Ji. So the role of Nalanda is important into all these aspects, that where India wants to position itself in terms of using Nalanda as a vision, which is with a mission. And I tell you, if Nalanda is patronized and Nalanda is taken by the vision of APJ Kalam, then I'm 100% sure that Nalanda will carry a longer message throughout the Asia for India, and it will definitely, improvise on the position of India as a country. बिल्कुल. And a decisive partner into the Asian countries. Exactly. बात करना चाहेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के डेमोलिशन को लेकर भी. आप अगर बताना चाहें हमें इतिहास के पन्नों से, जिस तरह से हम कहते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी को कहते हैं कि तोड़ा भी गया है, और जिस तरह से है ये पूरी हिस्ट्री, ये हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे. सिर्फ रूमर्स नहीं, सच फैक्ट्स क्या कहते हैं? देखिए, नालंदा, नो डाउट, नालंदा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बार डैमेज हुई है, क्योंकि जितने लेयर्स हैं नालंदा में, जितने मोनेस्ट्रीज हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्रोनोलॉजी का. देयर इज समथिंग विच इज रिटन इन द मैन्युस्क्रिप्ट, और हम मैन्युस्क्रिप्ट के बेसिस पे जाते हैं, जैसे कि कहा जाता है बख्तियार खिलजी ने उसे तोड़ा या उसमें आग लगा दी, वहां की पूरी लाइब्रेरी जला दी, एवरीथिंग, राइट. उसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा हुआ है, राइट. पर उसको लेकर भी कहानियां बहुत सी हैं कि भाई किसी ने वहीं से बताया था कि इट इज लाइक दैट, बिकॉज वी ऑल नो बुद्धिज्म में भी बड़ा सारा कॉन्फ्लिक्ट था. There were Mahayans, there were Hinayans, and there were others into Mahayan, and there were multiple folds within that. So Buddhism बहुत लॉन्ग टर्म में ग्रो होते होते उसकी भी अपनी ऑफ लिम्स बहुत बन गई थी. कोई ओरिजिनल बुद्धा टीचिंग्स के साथ रहा, कोई किसी में और चला गया. सो ऑल दैट इज समथिंग दैट हैज ग्रोन इनटू. बख्तियार खिलजी के बारे में हम मानते हैं कि यस, ही हैज डन सो. और नालंदा राजगीर में आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, राजगीर की तरफ जब आ रहे हैं आप, तो बख्तियारपुर एक बाकायदा गांव है. और उससे बड़ा एक एसोसिएटेड
रिलेशनशिप है हमारे पॉलिटिकल लीडर का भी, और उसको लोग काफी अच्छे से जानते हैं, तो मुझे तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं उस पर, तो वो बहुत क्लोजली रिलेटेड है। बट आप देखें कि नालंदा डिमोलिश, तो नालंदा उससे पहले भी डिमोलिश हुआ है। अच्छा, बख्तियार उससे पहले से भी। राइट, क्योंकि सेठी परवरिका के समय से यदि हम देखें, जो बुद्धा का समय है, वहां से लेके यदि हम गुप्तास तक आ जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वहां पे और कंस्ट्रक्शंस नहीं हुए होंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहां की क्रोनोलॉजिकल डेटिंग, दैट टू इन द सीक्वेंस, which is still a miss. Archaeology needs to take up a longer project and see when what is made. Because Nalanda is double story. It's a double story building where you have smaller monasteries or smaller cells in the ground floor, and you have the bigger rooms and the bigger chambers into the first floor. So these are, variety of things that needs to be dated, and that to dated accurately rather than with the ideological frame, right? Because there is no harm in accepting that, any ideology or any religion, after a point it becomes venomous, and in order to protect themselves or in order to protect their position, these people would definitely like to go forward and put their position forward in terms of saying, okay, I mean, I'm superior, you are low. But if you see the culture or Buddhism or Buddha himself, who never tried to convert anybody as such, he always said that, I'm teaching you, and if my teaching will convince you, you will come with me. Okay. Like the famous case of Anand, because when they are going for Chaumas, Anand, I mean, they were supposed to stay in a village. Villagers said, you are more than the number of villagers. So one villager can take one, monk, and your, the entire expenses will be supposed to be maintained by that family. So there is somebody, like there is a family on which there are two monks which are, coming into their bracket. So Buddha said, okay, then who is else? Then there is one, Nagarvadhu. So Buddha said, no problem, Anand, you go and stay there. Anand raised a doubt saying, why me? I am most favorite of your disciples. I am most close to you, and you are sending me to a Nagarvadhu, which is in present connotations as the Vaishyas. If she will convert me, Buddha said, don't be afraid. This is the testing time for you, and you will realize that your, practice is stronger, or her practice is stronger. And they see that after the Chaumas, basically the Nagarvadhu followed Ananda into becoming a, you can say a nun or whatever. So all these are the things which mattered for the Buddha, who never tried to convert anybody. People themselves started following, and Buddhism allowed them the space that you want to meditate, you meditate, you want to practice. And this is the most fascinating thing. When he says that, you do yoga, it's fine. You want to take a position and then meditate, please meditate. And lastly, he is also free to say, आपको लगता है कि आपका सो के meditation हो रहा है, आप सोइए, no problem, सोते सोते meditation कीजिए, मानिए आप meditation में हैं. So all that is something that Buddhism is doing. And Nalanda, as I said, have a larger message to carry all this. Exactly. वहां पे कोई बंधन नहीं है किसी के ऊपर. Exactly. आपसे मनीषा जी मैं ये भी जानना चाहूंगी, जो कि आप उस फील्ड की एक्सपर्ट हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, बिफोर वी जस्ट फिनिश दिस पॉडकास्ट, आप और वो क्या पहलू हैं जिनको आप आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से बात करना चाहेंगे? मैं नालंदा पे एक्सपर्ट नहीं हूँ. दिस इज द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू ब्रेक. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन Buddhism or Nalanda, but yes, I would recommend something which would, I think, would help everyone to understand that what Nalanda was and how it should be taking forward India and its position. Recently, there has been a book which has come out, and that's named as Nalanda, A Glorious Past. Yeah, this book has just come out. I mean, you can say it's just in the market. I mean, just 5 days ago or something, right? Wow. And this is an amazing book. And I think if somebody wants to read, they should have patience, because it's a 700 pages thick book. And it's an amazing book. And I have read certain sections
of this book, and therefore I'm able to speak to you. Otherwise, I think I would not have been, because as far as the political narrative is concerned, I have still been keeping up myself updated. But Nalanda as an institution and its history is something that I could imbibe from there, whatever I could speak to you. But there is a lot of information in that book, and it's an amazing read. Exactly. Thank you so much, डॉक्टर मनीषा चौधरी, हमारे साथ जुड़ने के लिए ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट और हमें बताने के लिए कि नालंदा महज एक यूनिवर्सिटी नहीं था, ना बनना चाहिए सिर्फ एक यूनिवर्सिटी, वो एक मिशन है, एक विजन है, और उसी के तहत वो आगे बढ़े तो ये हम सबके लिए बहुत बेहतर होगा. थैंक यू सो मच. बहुत बेहतर होगा, मैं ये कहूंगी, हिंदुस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा. और आई थिंक देन इंडिया हैज टू डू नथिंग एक्सेप्ट reviving it with the idea of the man who tried to start it. Yes, Dr. Kalam only. Yes. Thank you so much, Dr. Manisha, for being with us on ABP Live podcast. Thank you. Thank you, Mansi. Nice talking to you as always. Thank you. Pleasure.